ठीक है जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी के फतेह। जय भीम, जोहार, सत श्री अकाल। मैं हूं जगदीश सिंह सतनामी। भाई साहब, मानवता चैनल देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं कृपाल सिंह साहब। बहुत बहुत स्वागत है कृपाल सिंह साहब आज के इस कार्यक्रम में। धनी प्रसाद निषाद साहब जुड़ गए हैं हमारे साथ में, उनका भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के इस प्रोग्राम में। मैं हमारे दर्शकों से और मेहमानों से बताना चाहूंगा कि आज हम जो संविधान की प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, जो मूल प्रस्तावना है संविधान की, उस पर हम लोग बारी बारी से जो उसके एक एक बिंदुओं पर हम चर्चा कर रहे हैं। और आज विचार अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है और थॉट है, उसके संदर्भ में हम आज चर्चा करना चाहेंगे। और हमारे मेहमानों से इस पर आधे घंटे 45 मिनट हम गुफ्तगू करेंगे और सभी के विचार जानना चाहेंगे, क्योंकि संविधान की मूल प्रस्तावना की जानकारी लोगों को नहीं है। और बाबा साहब ने जिस ढंग से उस प्रस्तावना में ही उसका निचोड़ अंकित कर दिया है, उसके बावजूद भी लोग संविधान के ऊपर में बहुत सारी टिप्पणियां करते हैं। तो इस पर उन्हें प्रियम्बल को पढ़ करके समझने की जरूरत है। और ज्यादा अंदर के तह में अगर नहीं भी पढ़ पाएंगे, इतना बड़ा वो एक ग्रंथ है और विस्तार से उसकी किताबें हैं। तो मैं आज की इस परिचर्चा पर धनी प्रसाद निषाद साहब के पास जाना चाहूंगा। धनी प्रसाद साहब, आज की इस परिचर्चा पर संविधान की मूल प्रस्तावना है, जिसमें विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर हम चर्चा करेंगे। तो पहला सवाल को लेकर मैं आपकी धन्यवाद सर। इस पर अपने विचार रखें। आज इस वेबिनार पर उपस्थित हमारे मेरा जय भीम, जय भारत, जय संविधान। सर जी, आप स्क्रीन पे आ जाए निषाद सर। कई तरह के मैनिपुलेटेड संविधान तैयार हो गए हैं जी, जो उस विचारधारा वाले हैं, वो मैनिपुलेटेड संविधान को ही उसकी परिभाषित करते हैं कि वो ज्यादातर वो संविधान में कमियां निकालते हैं। और हमारे जब संविधान सभा में संविधान को अंगीकृत किया गया था, तो खुद सवाल पर बाबा साहब ने कहा था कि संविधान कितना भी बढ़िया हो, अगर उसके मानने और चलाने वाले जो शासक वर्ग हैं, अगर वो उसको बुराई की तरफ ले गए तो संविधान गलत साबित होगा। आज उसी परिप्रेक्ष्य में आज उसको परिभाषित किया जा रहा है कि इस तरह से संविधान को डाइवर्ट कर दिया रहा था। बाबा साहेब का जो वक्तव्य था बिल्कुल आज के वर्तमान सिचुएशन में बिल्कुल सही है। अब जिनको ये नहीं पता, हमारे 1917 के पहले हमारे देश में किसी को वोट देने का अधिकार नहीं था। देखिए, ये सब प्रियम्बल की जो बातें हैं, जो संविधान का महत्व है, वोट का अधिकार नहीं था। जब ये मांग उठी, उन्होंने एक व्यवस्था स्थापित करना चाहा अंग्रेजों ने, तो उसमें किसको मत देना है, किसको सरकार को अपने मनोनीत सदस्य को चुनना है, उसमें उन्होंने कंडीशन लगा दिया कि जो लोग ग्रेजुएट हैं वो वोट देंगे और जो इनकम टैक्स पेई है, धनाढ्य है, वो वोट देंगे। तो उस पर बाबा साहब ने सवाल किया, कई चौरसिया भी थे, कई गणमान्य व्यक्ति थे, इसको समर्थन कर रहे थे। तो बाबा साहब ने कहा, तो वहाँ उन्होंने कहा कि हमारे देश में जिस समाज को पढ़ने का अधिकार नहीं है वो ग्रेजुएट कैसे होगा? जिस समाज के पास धन रखने की मनाही है वो कैसे इनकम टैक्स देगा? इसी पर चर्चा चलते हुए बाबा साहब ने डिटेल लिख करके वहाँ अंग्रेजी हुकूमत के पास भेज दिया। फिर वहाँ से साइमन कमीशन, एक कमीशन था, वो कमेटी बनी साइमन के अगुवाई में। वो यहाँ के जो डिप्रेस क्लास थे, पिछड़ा वर्ग का ये अन्वेषण करने के लिए भारत में आए। तो वो उस पर जो कुलीन तंत्र था वो घबरा गया, क्योंकि जो
डेमोक्रेसी होती है, जो वोट का अधिकार होता है, तो अगर इनको वोट का अधिकार मिल गया तो वही कहते हैं वैश्य मताधिकार, तो सरकार तो दलितों की होगी। सरकार तो उस समय दलित सतना डिप्रेस क्लास था, डिप्रेस क्लास की होगी, तो डिप्रेस क्लास की सरकार होगी तो उनकी जो कुलीन तंत्र की व्यवस्था, जो सवर्ण व्यवस्था थी, जिसको मनवादी व्यवस्था कई नामों से लोग कहते हैं, वो ब्राह्मण व्यवस्था वो धराशायी हो जाएगी। फिर इन्होंने पूरा साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगाए और लोगों को समझाया गया कि ये जो साइमन कमीशन है 7 मेंबरी कमेटी है, इसमें कोई भी भारतीय नहीं है, और हमारे देश के लोगों को उल्टा पढ़ाया गया, जिससे किसी को, और किताबों में भी यही पढ़ाया गया। तो वो लोगों ने देखा कि ये साइमन कमीशन ही हमारे विरुद्ध था, ये प्रोपेगेंडा फैलाया गया। फिर उन्होंने बाद में समय के बाद गो बैक हुआ, नहीं माने तो वापस चले गए। बाद में फिर बाबा साहब गए वहाँ, उन्होंने रखा, उन्होंने फिर उनका जत्था आया यहाँ देखने के लिए। तो वहाँ क्या किया, गांधी एंड कंपनी और लाजपत राय वगैरह ने लोगों को इकट्ठा करके साथ में खाना वाना खाया और चखाया वहाँ साइमन का सही कमीशन से। तो लोगों ने कहा, उन्होंने कहा ठीक है, तो बाबा साहब ने कहा चलो ठीक है, तो आप देखो सिचुएशन। बाबा साहब ने कहा कि आप चलो, हो गए, एक उनके साथ एक कुत्ता भी था, ले गए और तालाब के किनारे, तालाब के पास ले गए, और जाते ही कुत्ते की आदत होती है पानी में छलांग लगाने की, लौटने की, तो छलांग में गया और फैर करके निकल के बाहर आ गया। फिर बाबा साहब ने वो डिफरेंस क्लास के 2 आदमी को भेज दिया, भाई एक आदमी को जाओ तालाब में पानी पी लो। वो पानी पी के जब बाहर आया, ब्राह्मणों ने उस पर अटैक कर दिया। वो तो मुस्लिम आबादी थी, वहाँ जान बचा के भागे, और वो देख रहे थे ये क्या हो रहा है। तो बाबा साहब ने कहा ये है डिफरेंस क्लास के साथ अत्याचार। फिर वो वहाँ पर ही एक प्राविधान हुआ कि नहीं, इनको मत देने का अधिकार होना चाहिए। फिर ये इस समाज को डाइवर्ट करने के लिए बहुत लोगों को बहुत तरीके करते हैं, वही इन्होंने कहा कि अगर इस समाज को वोट का अधिकार मिल जाता है तो हम किसी काम से नहीं, सत्ता तो इनकी होगी। कुलीन तंत्र घबरा गया। फिर वही उन्होंने हिंदू धर्म, हिंदू नाम की ना ब्राह्मण धर्म था, हिंदू नाम तो हिंदू महासभा का गठन किया, और ये सभी को हिंदू करके जोड़ना शुरू कर दिया। उन्होंने सोचा कि अगर एक धर्म, यानी शोषक और शोषित का एक धर्म हो जाएगा तो शोषण कभी रुकेगा नहीं, और शोषित वर्ग को महसूस भी नहीं होगा, क्योंकि धर्म एक है। आज कई, मैं नाम नहीं, व्याख्या नहीं करता, कई ऐसे धर्म हैं, ये धर्म के द्वारा उनका शोषण। जी धनी प्रसाद जी, आपकी आवाज फिर से दी गई। समाज वोट देने का, अपने प्रतिनिधि चुनने का, फिर वो उसमें क्या क्या हुआ आपके सामने है। तो वो इसको द्वारा एक दिया गया अधिकार, और उसको डाइवर्ट करने के लिए इन्होंने क्या किया, वो एक धर्म की अफीम समाज के बीच में ले आके जकड़ दिया। अधिकार तो मिला, लेकिन वो जो अफीम का नशा लग गया, वो धर्म में जकड़ गया, अपने अधिकार, मूल फंडामेंटल राइट्स को वो भूल गया। तो आज उसकी वैल्यूएशन भूल करके वो हर चीज दिया है। जी हाँ, कहना चाहते हैं, बोल दो। नहीं सर, आपकी आवाज थोड़ी कट कट के आ रही है, मुझे लगता है आप कहीं पे बैठे हैं, वहां पे थोड़ी नेट ठीक नहीं लगता है। वो क्या है कि रुकिए, अभी 1 मिनट में करता हूँ। हमारे साथ में पूजा कमल जी जुड़ गए हैं, उनका भी हम आज के इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। पूजा जी, बहुत बहुत स्वागत है। मैं सुन पा रही हैं? जी सर, सभी लोगों को मेरी तरफ से, सभी सम्मानित साथियों को जय भीम नमोबुद्धाय। जी जय भीम। आप हमारे साथ बने रहे मैडम, अभी धनी प्रसाद साहब की बातें पूरी नहीं हुई है। धनी प्रसाद जी,
आप अपनी बात को पूरी करें, आपकी आवाज अगर ठीक हो गई। हेलो। थैंक यू सर। जी सर। मुझे लगता है धनी प्रसाद जी के साथ हमारा संपर्क बनता है, तब तक मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आज का जो संविधान पर हमारा जो संवैधानिक अधिकार है अभी। हाँ जी। सर आ गए हैं सर सबसे। जी सर, अपनी बात रखें धनी प्रसाद जी। आवाज आ रही है? जी जी। हाँ, चलिए किसी और को बुला लीजिए, देखता हूँ अभी। अच्छा ठीक है सर। ठीक है। मैं पूजा जय कमल भीम जी का मोहम्मद। स्वागत करते हुए उनको चाहता हूं कि आज के इस विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जो फ्रीडम ऑफ राइट दिया हुआ है, इस पर पूजा जी आप अपने विचार व्यक्त करें। जैसा कि अभी धनी प्रसाद जी ने इस पर काफी विस्तार से बातें कही है और उनको सर आपने सुना भी होगा। जी मैं सर को तो नहीं सुन पाई, और सर जी। मैं क्षमा चाहती हूँ कि मैं अभी कुछ बोल नहीं सकती, मैं ड्यूटी पे हूँ, अभी केवल सुन जी सकती हूँ। जी। ठीक है, ओके, थैंक यू बहुत आपका बहुत धन्यवाद सर। पूजा कमल जी। जी जी। मैं कृपाल जी सिंह साहब के पास में जाना चाहूंगा इस विषय को लेकर। कृपाल सिंह साहब अपनी आवाज को म्यूट करें सर। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है इस विचार अभिव्यक्ति की डिबेट पर। और मैं आपसे चाहूंगा कि जैसे धनी प्रसाद जी ने अभी अपने विचार व्यक्त किए हैं, उनकी बातें अधूरी हो गई है, फिर मैं चाहता हूं कि आप अपनी इस विषय पर अपनी सोच और विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अपनी बात रखें। थैंक यू जी। वाई खालसा वाई फतेह, नमस्ते। जी देखो, मैनू तो इंडिया छड्डे नूं 50 साल हो गए ने, ज्यादा ही हो गए ने इस तो पहला। सो जी मेरी संविधान दे नाल सिद्धी ते वाकफियत नहीं, पर यूएस संविधान अनुसार जिहड़ा साडे इत्थे हैगा बिल ऑफ राइट्स, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫਰੀडम ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੀਜਨ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਓਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਲਲ ਟੂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਬਿੱਲ ਆਫ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਪੀਸ ਆਫ ਪੇਪਰ, ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਰੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਣ। ਜੇ ਹੁਣ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸੀਗਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਦੇਣ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਜੋ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਨੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਤੀਜੇ ਨੇ ਕਹਿਤੀ, ਉਹ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨੌਲੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਕੀ ਚੰਗੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਕਫੀਅਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤੀਆਂ, ਦੇਖੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਉਹ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਪੂਰਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਸਾਡਾ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਟੱਡੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਿਰਫ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਕਹਾਣੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਮੈਂ ਧਨੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੀ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ। ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਚਾਲੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਮਾਰਗ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਰੁਕਾਵਟ, ਰੇਪਸ ਵਗੈਰਾ, ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ,
ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਛੂਤ-ਛਾਤ ਦਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ? ਕੀ ਰੋੜਾ ਕਿੱਥੇ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ? ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬੇਨਤੀ ਪੂਜਾ ਕਮਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ? ਕਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ? ਇਹਨਾਂ ਬਾਬਤ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਵੋ। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। कृपाल सिंह साहब ने बहुत अहम सवाल छोड़े हैं हमारे दो एक्सपर्टों से और भी हमारी जनता की ओर से भी उनका ये सवाल है। मैं धनी प्रसाद जी से चाहूंगा कि धनी प्रसाद जी स्क्रीन पे आए और कृपाल सिंह साहब की जो ये सवाल है और उन्होंने जो अपने विचार रखे हैं इस पर अपनी सारगर्भित विचार रखें, क्योंकि उन्होंने कहा है कि संविधान के बारे में लोग बिना जाने बुझे बोलना शुरू कर देते हैं या उनका अध्ययन किए हैं क्या है और क्यों आज संविधान का फॉलो नहीं हो पा रहा है, ये कृपाल सिंह का सवाल है। तो मैं धनी प्रसाद जी से चाहूंगा कि वो काफी लंबा अनुभव रखते हैं इस संबंध में और उन्होंने संविधान का कितना अध्ययन किया है, कितना बारीकी से उनको जानकारी है, इस पर आज की प्रमुख डिबेट पर अपनी दोबारा विचार रखें। धनी प्रसाद जी। हाँ जी, पुनः मैं धन्यवाद जी। मैं सम्मानित माननीय डॉक्टर कृपाल सिंह को जय भीम नमो बुद्धाय बोलता हूँ। सत श्री अकाल। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है और वाकई हमें जब तक संविधान के विषय में हम नहीं जानते और तब तक हम सच्चाई को नहीं जान पाते और हमारे देश में संविधान के विषय में एक्चुअल बताया नहीं गया लोगों को कि वो संविधान का उनका हमारा संविधान हमें क्या राइट देता है। जो संविधान में राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 में स्पष्ट दर्शाया है कि हमें राइट टू फ्रीडम किस चीज का है और फिर फंडामेंटल ड्यूटी आर्टिकल 51 के भाग 4 के संख्या 11 ये दर्शाता है उसमें संविधान में। तो सारे जो फंडामेंटल राइट हैं, आपके फंडामेंटल जो राइट्स हैं, अगर ये चीजें जो हमारे देश में लोगों को जैसे राइट टू एजुकेशन है, राइट टू रिलीजियस है, यानी आदमी के हर चीज में स्वतंत्रता दिया गया, लेकिन क्या हमारे देश में इंप्लीमेंट आपने सवाल किया कि क्यों नहीं होता, कमियां क्या? क्योंकि जिस समाज को इस संविधान से लाभ है, जिस संविधान के द्वारा जिस समाज को ज्यादा आजादी मिलनी चाहिए उसको डाइवर्ट करने के लिए वो मैनिपुलेटेड व्यवस्था लाई जा रही है। इसलिए क्योंकि शासक वर्ग में कौन लोग हैं? ब्राह्मण तंत्र ही हावी है इस देश में और जो संविधान देता है मानवता समता समानता के ऊपर संविधान हमारा जो है प्रियम्बल वो निर्देशित करता है। पूरा हमारा संविधान ही मानवता समता समानता भाईचारे पर आधारित है, लेकिन हमारे जो शासक वर्ग हैं जिस देश में वो ये नहीं चाहते कि मानव एक समान हो, सभी के अंदर मानवता हो, प्रेम भावना हो, समता हो, स्वतंत्र है, किसी भी धर्म में किसी भी चीज की आस्था है, पूजा पाठ करता नहीं करता, क्या खाता क्या पीता क्या पहनता नहीं पहनता है, वो आजाद उसका है। लेकिन नहीं, मैनिपुलेटेड व्यवस्था के द्वारा आदमी को प्रेरित किया जा रहा है कि तू ये नहीं करता है, तू ये क्यों नहीं करता है। अगर वो आज इसी का नतीजा है कि कॉलेजों में घरे बच्चे छू दे रहे हैं तो जान से मार दे रहे हैं। देखिए कितना इस देश में आप जहां की बात कर रहे हैं वहां ऐसी कहीं किसी भी देश में इस तरह की नहीं है व्यवस्था जो हमारे भारत देश में है। और हमारे भारत देश का संविधान सर्वोपरि पूरे विश्व में लोग मानते हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने वाले जो सज्जन हैं, जो लोग शासक वर्ग हैं, उसको पूर्णतः लागू नहीं करना देना चाहते। अगर ये व्यवस्था लागू हो गई तो सभी के अंदर समता समानता भाईचारा की भावना पैदा हो जाएगी। उसको डाइवर्ट करके वो अपनी मैनिपुलेटेड व्यवस्था लाना चाहते हैं
ताकि ये गैर बराबरी का सिस्टम बना रहे। जब हमारे संविधान में सब कुछ है, ये 19 में दिया है राइट टू फ्रीडम, तो हमें उसमें है सभी नागरिकों को बातचीत, बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक और निर्बुद्ध सम्मेलन की स्वतंत्रता, संगम संघ बनाने की स्वतंत्रता, भारत के राज्य क्षेत्र में स्वतंत्र आवाज संचरण का स्वतंत्रता। वो किसी स्टेट में कहीं भी जा सकता है, किसी स्टेट में कहीं भी घर बना सकता है, कोई वृत्ति का व्यापार या कारोबार करने का अधिकार होगा। तो ये सारे चीजें ये संविधान में वर्णित है। लेकिन आज एक दूसरे स्टेट में भी इस तरह की बातें हमारे यहाँ चल रही हैं कि वो स्टेट का है। वहाँ महाराष्ट्र में हुआ था, जो पूर्वोत्तर स्टेटों के लोग थे उनको शिवसेना वाले ने दौड़ा दौड़ा के मारा। वो संविधान की उल्लंघना है और किसी राजनीतिक पार्टी ने उसके खिलाफ नहीं बोला। आज सरेआम हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में सरेआम लड़की के साथ बलात्कार करके मार के 2:30 बजे रात को उसको जला दे रहे हैं, और घर वालों को देना ही नहीं, जलाने वाला पुलिस है। तो क्या है संविधान की? संविधान में व्यवस्था है, दंड का प्राविधान है। किसी मानव के साथ अगर ऐसी क्रूरता होती है तो दंड का प्राविधान है, लेकिन नहीं होता, अभी कई जगह है। तो इस तरह से जो चीजें हैं वो हमारे लोग हैं जो उनका संविधान के द्वारा ड्यूटी है। बशर्ते ये हो गया कि कोई आदमी उसको जो उसको कहते हैं जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी नहीं निश्चित हो पा रही है कि किसी आदमी की जवाबदेही चाहे संविधान के प्रति हो, चाहे समाज के प्रति हो, चाहे धर्म के प्रति हो, चाहे शिक्षा के प्रति हो, अकाउंटेबिलिटी नहीं तय हो पा रही है। इसलिए इस तरह के विचार संविधान को हटा करके, डाइवर्ट करके ऐसे चीजें हो रहा है। इसमें लिखा है फंडामेंटल ड्यूटीज में भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वो संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र और राष्ट्रगान का आदर करे। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में सजाए रखे और उसका पालन करे। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसके अक्षुण्ण रखे। देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। भारत के सभी लोगों में समरसता, समान भातृत्व का भावना निर्माण करे। धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे वो ऐसी प्रथाओं को त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। तो क्या ये संविधान में तो वर्णित है, आर्टिकल 51 क में वर्णित है, लेकिन नहीं मानते लोग। अब नहीं मानते तो कारण यही है कि हमारे देश का जो शासक वर्ग है वो इसके खिलाफ काम कर रहा है। वो इस संविधान के मूल उद्देश्य को पालन नहीं कर रहा है। तब ऐसी समस्याएं पैदा हो रही हैं जो जहां भी जिस देश के सरकारों की जो शासक वर्ग है वो जो शासन व्यवस्था है कड़ाई से पालन करता है तो वो सिस्टम विकसित होता है और वहां के लोगों को उसकी लाभ मिलता है। इसीलिए हमारे देश लोग जा रहे हैं। तो टाइम हो गया बहुत है और मैं इसीलिए बातें बहुत है क्योंकि संविधान में कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमारे लिए वर्णित न हो, जो हमें निर्देशित न किया हो। हमें उसका गहराई से पालन करने की जरूरत है। जनता क्या करे, जो भी इम्प्लीमेंट होता है शासक वर्ग करता है और शासक वर्ग अगर अच्छा नहीं है तो संविधान अच्छा साबित नहीं होगा। इसी बातों के साथ मैं पुनः आप सभी को धन्यवाद। ये धनी प्रसाद जी का जो जवाब है और कृपाल सिंह साहब को शायद मिल गया होगा या कोई और भी सवाल होगा तो मैं आपको इसमें फिर से आमंत्रित करूंगा। हमारे साथ जसबीर भाटिया साहब जुड़ गए हैं। जसबीर भाटिया साहब, सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। नमस्कार, जय भीम, जय जवाहर। सर, अभी धनी प्रसाद जी ने संविधान के बारे में जो अभी बातें कही है, इस तर्क से आप कितना सहमत हैं? और मैं कृपाल सिंह साहब से भी पूछूंगा और मैं चाहूंगा कि भाटिया साहब पहले अपनी जवाब दे दें, उसके बाद में फिर मैं कृपाल सिंह साहब के पास क्वेश्चन लौटूंगा।
ये आपने धर्मेंद्र प्रसाद जो भी कहा है सच है। जो अन्याय इस वक्त देश में हो रहा है वो इतना घोर है, इतना कुछ लोगों के साथ इस तरह से अन्याय और जबरदस्ती की जा रही है, धर्म परिवर्तन, धर्म के मामलों में दखल दिया जा रहा है, सब कुछ हो रहा है। वो सब बातें हैं, पहले भी हो चुकी हैं इस आपके प्लेटफॉर्म पे और कई बार हो चुकी है। अब सवाल है क्या किया जाए, इसका समाधान क्या है? जो शासक वर्ग आप कह रहे हैं, तो शासक वर्ग को चेंज कैसे करेंगे, उसमें बदलाव कैसे लाएंगे? वो तो आप ही लाएंगे। मैं हमेशा ही कहता हूँ समस्या आपकी है और समाधान भी आपके पास है। और समाधान क्या है कि आप, जैसे मैंने पिछली बार भी कहा था, जो बुद्धिजीवी हैं वैसे संगठन बनाए, एक ऐसी एडवाइजरी काउंसिल लोगों को जो गाइड करे, लोगों को जो में जागृति पैदा करे, सामाजिक जागृति पैदा करे, ताकि वो ऐसे अपने नुमाइंदों को, ऐसे प्रतिनिधियों को चुने जो उनके हित के काम में काम करे। तो ये बात है, इसमें बहुत कुछ कहने की जरूरत है नहीं है, और हम बाहर बैठे कुछ और ज्यादा कह भी नहीं सकते हैं। अन्याय बहुत हो रहा है, इसमें कुछ शक नहीं है। और जो सत्ताधारी हैं उनका धर्म है कि संविधान की पालना करना। अगर वो ही नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? अगर 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 जो कहते हैं वाड़, कहते हैं जो बाहर लगाते हैं खेत के ऊपर, खेत के बाहर लगाते हैं, चारदीवारी बनाते हैं, अगर वही केतु खाने लगे तो क्या बनेगा? समझे नहीं? तो ये बात है। मैं बार यही कहूंगा फिर भी अंत में, अब ये ऐसी समस्या आ गई है देश में, और जो प्रवृत्तियां हम देख रहे हैं, आने वाले समय में कुछ बदलाव होने वाला नहीं है, क्योंकि उनकी जो विचारधारा ही अलग है। उनकी जो शास्त्र, जो उनके हाथ में सत्ता है, उनकी विचारधारा ही कुछ और है, वो संविधान से मिलती नहीं है। और इसलिए आपको संघर्ष करना होगा। भीम जी ने कहा है, बाबा साहब ने कहा है, संघर्ष करो, शिक्षित हो। शिक्षित का मतलब फिर यही नहीं स्कूल में जाके बस अक्षर ज्ञान हो गया। सामाजिक शिक्षा जो है वो नहीं है, उसका समाधान आप ही को करना होगा। ये आप समझ लें, कमर कस बांध लें, और ये समझें कि ये एक नया संघर्ष शुरू होने वाला है, देश की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, सारे समूह समाज की रक्षा के लिए। जो आप कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में या संविधान में बराबरी है सबकी, ये नहीं है। जब आपने इस संविधान में ओबीसी एससी दूसरे क्लासेस बना रखी हैं, तो फिर बराबरी कैसे हो गई? जातिवाद को कानून की तरफ से अब सम्मानित कर दिया। कानून ने उसको संविधान में डाल के उसका जो है उसको पक्का कर दिया, उसको मान्यता दे दी, जो पहले नहीं था। पहले क्या था कि एक सामाजिक व्यवस्था थी जिसमें लोगों को छोटी जातियां बना दी, कुछ बना दिया, लेकिन अब संविधान ने उसको कानून की मान्यता दे दी। ये बहुत गहरी बात है, आप लोग समझें जी। जब तक संविधान रहेगा तब तक ये जातिवाद रहेगी। तो इसमें बराबरी नहीं है, इसके बारे में आप गहराई से सोचिए। बस इतना ही कहूंगा कि जागृति की जरूरत है और कोई इलाज नहीं है। धन्यवाद जी, बहुत शुक्रिया भाटिया सर। मेघराज जी कुछ कहना चाह रहे थे? कृपाल सिंह साहब, आप अपनी जो धनी प्रसाद जी ने अपनी बातें रखी है और भाटिया सर ने उस बाबत अपने विचार रखे। देखो जी, बात ये है, जैसे भाटिया साहब ने कहा कि संविधान तो एक कागज का टुकड़ा है। कागज के टुकड़े को, उसकी जान जो है वो तो लोगों में है जो उसको चलाते हैं। वो लोग, जो लीडर हम नहीं चुनेंगे जो हमारी बात को आगे लेके जाएंगे, तो फिर कभी तरक्की नहीं हो सकेगी। जितने मर्जी आप डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर लें, जितने मर्जी मीटिंग्स कर लें, जितना चेर आप
ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਗਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀਏ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਬਜਾਏ ਇਹਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਉਹਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਜਾਣ। ਸੋ ਅਗੇਨ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰਦੀ, ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਦੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲੈ ਲਓ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ, ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਲਿਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਗਰੁੱਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਕਰ ਸਕੋ, ਤੇ ਬਗੈਰ ਅਮਲਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਇਰਾਕ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਪੀਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਬਹਿਲੋਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸੋ ਹਿੰਦੂ ਚੰਗੇ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੀਰ ਜੀ ਸ਼ੁਭ ਅਮਲਾਂ ਵਾਜੋਂ ਦੋਵੇਂ ਰੋਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਐਡਰੈਸ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਿਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਖੀਰ ਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜਣਾ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਢਣਾ ਪੈਣਾ। ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਫਸਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਲੈ ਲਹਾਉਣ ਦੀ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬੀਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੋਏ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਫਸਲ ਕਿਵੇਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਤੇ ਇਹੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸੰਗਠਨ ਕਰੋ ਪੈਦਾ, ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋ। ਥੋੜੇ ਅਮਲ ਕਰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ बजाय फोकियां गल्लां करने। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, जसबीर भाटिया सर का, कृपाल सिंह का। धनी प्रसाद जी, आप अपनी आवाज को म्यूट करें। हाँ धन्यवाद सर। हाँ बोलिए सर। जी, जैसा कि अभी भाटिया सर ने अपने विचार रखे, उन्होंने कहा कि संविधान को जब तक अमल करने वाले नहीं रहेंगे तब तक वो संविधान एक कागज का टुकड़ा मात्र है। और कृपाल सिंह साहब ने भी इस बात को कही, और पिछले हफ्ते इस पर हम लोगों ने एक और बहस किया था, तो एक और विद्वान है, उन्होंने भी ये कहा था कि भारत में जो संविधान है वो जातिवाद को बढ़ावा देता है, और हजारों जातिवाद का जो निर्माण हुआ है वो संविधान के कारण हुआ है। तो इस पर मैं आपसे फिर से चाहूंगा कि इस पर जो सवाल भाटिया सर ने और कृपाल सिंह साहब ने छोड़े हैं, तो इस पर आप थोड़ी विस्तार से और इस पर अपनी बात रखें। क्या भारत का संविधान जातिवाद को बढ़ावा दे रहा है, या इतने बड़े संविधान के कारण आज देश के जो प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, वो संविधान की शपथ लेकर के इस सरकार में बैठे नियम कानून को चलाने की प्रतिज्ञा लेते हैं, और आज भी वो उस नियम कानून के तहत भारत का जो शासन प्रशासन चल रहा है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थिका। तो इस पर विस्तार से मैं चाहूंगा कि जो सवाल छोड़े हैं उसके जवाब दें। धन्यवाद सर। देखिए, संविधान लिखने के पहले उसमें ये नहीं है कि बाबा साहेब अकेले थे। बाबा साहेब के अलावा बहुत से लोग थे। जब 9 दिसंबर 1946 को प्रारंभ हुआ संविधान सभा का कार्य, तो उसमें 296 सदस्य चुने गए थे, जो 24 जनवरी 1950 तक चलना था। लेकिन उसमें 89 सदस्य अनुपस्थित रहे। इसमें जो जगीरदारी जमींदारी प्रथा थी, जो रजवाड़े थे वो भी, और कुछ और भी संगठन जिन्होंने बाइकाट कर दिया था, तो 207 सदस्य थे। तो 207 सदस्यों में ये नहीं है कि निरा ST ST के थे, उसमें तो 9 आदमी थे, बाकी सब तो वही थे।
सवर्ण थे, लेकिन उस समय जो देश की सिचुएशन थी, सबको समान अवसर ला करके एक धरातल पर लाने के लिए कि ये सभी की जो जीवन शैली एक धरातल पर आए, सभी लोग इस देश के संपदा में बराबर का हिस्सेदारी हो, क्योंकि देश बनाने में, देश के निर्माण करने में जितना ही गरीब का योगदान है उतना एक अमीर का भी योगदान है। तो इसलिए उसको सबको एक धरातल पर लाने के लिए कि इस देश की भौतिक संपदा में सभी का बराबर का हिस्सेदारी हो, इस दृष्टि को देखने के लिए जो नीचे स्तर के लोग हैं उनको किस तरह से इस समाज में लाया जाए, क्योंकि अछूत थे, निर्धन थे, घर नहीं था, कुछ नहीं था, तो इसलिए उनको भागीदारी दे करके, ये कोई रिजर्वेशन नहीं, कोई नौकरी नहीं, कोई उनको धनाढ़ बनने की नहीं थी, वो समाज में उनकी जो बराबर कुछ चीजें हैं बराबरी लाने के लिए थी, समाज में भी वो कुछ अपनी चीजों को स्तर उठा सकें। तो इसलिए रिजर्वेशन बाबा साहेब ने रिजर्वेशन दे के कहा, वो रिजर्वेशन नहीं बल्कि पार्टिसिपेशन दे करके बाबा साहेब ने उनको समान में सत्ता लाने की बात कही। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि ये अस्थायी हो, उन्होंने पॉलिटिकल रिजर्वेशन सिर्फ 10 साल के लिए दिया था, बाकी जो एजुकेशनल या ये था नौकरी वाला सर्विस रिजर्वेशन, ये पार्टिसिपेशन उन्होंने कहा ये इसकी समीक्षा की जाए कुछ साल के बाद कि क्या उनका सामाजिक स्तर, सामाजिक स्टेटस बराबरी पर आया, कुछ लेवल पर आया, ये समीक्षा करेंगे, समीक्षा करने के बाद उसको हटा लेंगे। लेकिन ये जो वर्तमान सरकारें हैं, जो कोई सरकार हो, उन्होंने पॉलिटिकल रिजर्वेशन को तो टच नहीं किया, क्योंकि पॉलिटिकल रिजर्वेशन से सभी पार्टियों को फायदा है। आज भी बीजेपी को सबसे ज्यादा फायदा है, क्योंकि 76 जो सांसद हैं रिजर्वेशन से बीजेपी के साथ हैं, वो कभी अपनी आवाज नहीं खोलते और बाकी छोटे मोटे पार्टियों के साथ हैं। तो इसलिए जो व्यवस्था पॉलिटिकल हुई ये बिल्कुल नकारा हो गई, और ये संविधान का अवहेलना कभी एक शब्द नहीं बोलते। जो रिजर्वेशन था नौकरियों में, वो सरकार ने डाइवर्ट कर दिया कि इनकी रिजर्वेशन अगर खत्म करते हो तो ये अपोजिशन करेंगे, हमारे खिलाफत करेंगे। उन्होंने क्या किया कि निजीकरण कर दो। निजीकरण में कोई संवैधानिक व्यवस्था ऐसा नहीं है कि उसमें पार्टिसिपेशन दिया जा सके, तो इसलिए उन्होंने ये डाइवर्ट करके कि सारी संपत्तियों को औने पौने दामों पर बेच दो, रिजर्वेशन नहीं रहेगा और सरकार को खर्च भी नहीं देना पड़ेगा नौकरी वालों को, इसलिए सरकार ने ऐसा सिस्टम उठा के डाइवर्ट कर दिया। तो ये कोई गरीबी हटाने का या कोई जाति नहीं था, जो भी समाज के लोग थे, क्योंकि सामाजिक कोई जाति नहीं है, जो सोशली बैकवर्ड थे, सोशली बैकवर्ड, एजुकेशनली बैकवर्ड, नॉट इकोनॉमिकली, ये संविधान में व्यवस्था दी गई, उसको परिभाषित लोगों ने नहीं किया, ये उल्टा ही प्रचार करने लगे। आज तो ईडब्ल्यूएस बना करके दे दिया, कोई नहीं एक शब्द बोलता है। तो इस तरह के जो चीजें हुई थी वो एक पीरियड में उसको विश्लेषण करना चाहिए। आज भी SC/ST क्यों है, लगभग 12% हायर सर्विसों में SC/ST का रिजर्वेशन है वैसे 22%, लेकिन 12 से ऊपर गए नहीं, क्योंकि होने नहीं दिया। इस देश में जो शासक वर्ग है होने नहीं दिया। और हमारे माननीय आप लोगों ने जैसे माननीय जसवीर सिंह भाटिया जी ने कहा है कि एक संगठन बनाने के संगठन बना रहे हैं लोग, लेकिन वो अपनी चमक दमक में ही समाप्त हो रहे हैं। हर आदमी अपने नाम और अपने पद के प्रमुख रहे, इसी तक वो सीमित है। बाकी समाज से उसका निजी स्वार्थ है, निजी हित है, निजी परिवार है, इसके आगे समाज को नहीं सोचता है, इसलिए वो सारे पतन है। और आने वाला कुलीन तंत्र बिल्कुल सतर्क है। इसीलिए बाबा साहब ने ओबीसी के लिए 340 आर्टिकल 340 में व्यवस्था की, 141 में SC/ST को व्यवस्था की, 342 में SC/ST को की, और ये करके उन्होंने 315(4) और 16(4) में व्यवस्था दी। लेकिन वो व्यवस्था भी आज पूर्ण रूप इम्प्लीमेंट नहीं है।
धनी प्रसाद जी धनी प्रसाद जी, मैं एक सवाल और बीच में आपको आपके स्मरण के लिए ला देता हूं कि बहुत सारे विद्वानों का कहना है कि भारत में जो संविधान के तहत SC ST OBC बनाया गया है बाबा साहब अम्बेडकर ने, और इसको बना करके जातिवाद और बढ़ा है। ये लोगों का सवाल है कि SC ST OBC बनाया गया, ये जातिवाद को बढ़ाया गया है, जबकि तो इस पर भी आप एक बीच में इसका भी आप एक जवाब इसमें शामिल करें। अरे बनाया गया आज था? ये सुनिए, आज इस तरह के कह रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं उनको हकीकत से परे हैं। ये बाबा साहब की देन नहीं है। 1674 में शिवाजी महाराज महाराष्ट्र में कुणबी जात के थे, और वो साम्राज्य उन्होंने बुलाया उसको, राजतिलक को, उसके शासक थे, उन्होंने राजतिलक करने के लिए वो मराठा के जो चितपन ब्राह्मण है उनको निमंत्रित किया कि हमारी राजतिलक करो। उन्होंने मना कर दिया कि कुणबी जात शूद्र है, इसका राजतिलक नहीं होता है और न ये राजा बन सकता है। फिर उन्होंने क्या किया कि बनारस के एक ब्राह्मण को बुलाया कि तुम मेरी राजतिलक, वो उसने कहा नहीं नहीं नहीं, कुणबी का शूद्र है, इसका राजतिलक नहीं होता। उसने कहा कि इसका अगर कराना चाहते हो तो बाएं पैर के अंगूठे से आपकी कर दे होगा। उन्होंने भगा दिया। फिर उन्होंने एक पत्र बनाया और उनसे राजतिलक कराया अपना। वो फिर ब्राह्मणों के साथ उन्होंने निकाल दिया, कई चीजें किया, और उनको ब्राह्मणों ने ही उनकी हत्या कर दी। उसी तरह ज्योतिराव फुले जी माली समाज के थे, उनको सावित्री बाई को पढ़ने जाती थी, पढ़ने का अधिकार नहीं था, गोबर फेंकते थे, उनको घर से निकाल दिया। क्या क्या उनके साथ हुआ। तो उन्होंने 1674 में जो हुआ था, उन्होंने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की काउंटर करने के लिए। और छोड़ दो आप, 20 मार्च 2017 को अखिलेश की कुर्सी धोई जाती है, इस वर्तमान में बता रहा हूं, और उनका आवास धोया जाता है, कर्जालय धोया जाता है। योगी आदित्यनाथ से पूछा जाता, लाइव आ रहा था, ये क्या कह रहे हैं, शूद्र ने छू दिया, पवित्र हो गई, गंगा जल से धो गौमूत्र छिड़कर पवित्र कर रहा हूं। ये क्या है, जातिवादी नहीं है, ये क्या है। बाबा साहब ने 1674 में बाबा साहब का जन्म हुआ था कि बाबा साहब ने जाति गढ़ दिया था। उसके पहले शंभुक ऋषि था राम के, अगर मानते हैं, मैं तो काल्पनिक मानता हूं, राम ने शंभुक ऋषि की हत्या कर दी कि शूद्र एक भजन कर ही नहीं सकता। क्या जातिवादी नहीं थी पहले? ये क्या था पहले, किसके साथ था? एकलव्य का अंगूठा क्यों काटा गया? द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा इसलिए काटा कि ये मल्लाह है और निषाद समाज का है, ये अगर धनुर्धर हो गया तो अर्जुन क्षत्रिय है, ये धनुर्धर विश्व का नहीं बन पाएगा। ये जातिवादी है, तब जातिवादी नहीं थी। जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग भटक रहे हैं। अरे हमारे गुरु, मैं कहता हूं समाज सुधारक गुरु नानक देव जी, इसी परंपरा को हटाने के लिए उनका जन्म समझ लिए हुआ कि इस परंपरा को समता समानता भाईचारे को बराबर करने के लिए उन्होंने ही ये लंगर व्यवस्था की, ताकि जाति व्यवस्था खत्म हो और सब में समता समानता का भाईचारे का निर्माण हो। लंगर व्यवस्था इसीलिए इसकी देन थी। तो क्यों किया उन्होंने? जाति व्यवस्था नहीं थी, तब तो बाबा साहब नहीं थे, जाति व्यवस्था नहीं थी। अरे क्या क्या आप परमाणु लोग देखते हैं, कौन ऐसी चीजें नहीं है जो जाति व्यवस्था हमारे देश में नहीं थी। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, चलिए ठीक है, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो आज भी वर्तमान समय में है कि आज घड़ा छू देता है, जातिवादी नहीं है। भाई साहब सुनिए सुनिए सुनिए, एक समझ सुनिए, हमने ये नहीं कहा है कि बाबा साहब ने जातिवाद पैदा किया। जातिवाद तो हजारों साल से था। अभी आपने कहा है कि बहुत सारे गुरु हुए, गुरु नानक हुए, दूसरे भी हुए, बाबा फूले भी हुए। मैं ये कह रहा हूं कि तब तक सिर्फ एक सामाजिक मान्यता थी, अब ये संविधान में आके एक कानूनी मान्यता हो गई है। मैं यही बात कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पहले नहीं थी।
पहले तो इतना कुछ संघर्ष चलता रहा इस जातिवाद को खत्म करने के लिए, जैसे आपने कहा है, लेकिन मैं इतना ही कह रहा हूं कि जातिवाद को खत्म करने के बजाय इसको अब संवैधानिक जो मान्यता मिल गई है उसको, वो मेरा प्रश्न था, इसके बारे में कहें। धन्यवाद। नहीं, ये सर जाति की मान्यता नहीं दी गई, तो उसमें आप विद्वान आदमी हैं जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड थे, वो जात नहीं जो सोशली, क्या किसी ब्राह्मण के साथ कभी इस तरह के छुआछूत का भावना हुआ? यानी जिस समाज के साथ इस तरह की छुआछूत की भावना हुई, उसको इस समाज में बराबरी लाने के लिए ये आरक्षण दिया गया। जैसे आपका, हाँ ठीक है, चलो जैसे आप ठीक समझते हैं, लेकिन हमारे ये विचार है कि ये सर उसको बैकवर्ड उन्होंने इसीलिए उन्होंने बैकवर्ड शब्द कहा। बैकवर्ड में 3 कम्युनिटी डाल दिया, तो कुछ लोगों ने उसमें कई सवाल आए, लेकिन उन्होंने ये पहले ऐसे डिफाइन किया था, जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड हैं, पढ़ने का अधिकार नहीं था, सामाजिक स्तर नहीं था, तो उनको समाज में लाने के लिए तो एजुकेशन देना पड़ेगा, कैसे देंगे जब है नहीं? तो इसलिए संविधान में व्यवस्था की गई। हाँ सर जी। हाँ चलो सर। पूजा कमल जी कुछ कहना चाह रही हैं, आज हमारे साथ जुड़ गए हैं। पूजा जी। सर मैं जो है सारी मैं बीच में बोल रही हूँ। जैसे कि सर अभी कह रहे थे संविधान में भी जो जातियों का उल्लेख है, जातियों का ना उल्लेख होके जो ये विभिन्नताएं थी, अस्पृश्यता और क्या कहते जो हमारे सामाजिक विकास और हम मानव जीवन के उत्थान के लिए जो भ्रांतियां थी, उसको खत्म करने के लिए बाबा साहब ने जातियों को कहीं हद तक खत्म करने का प्रयास किया है, लेकिन उसमें भी उन्होंने जो है जो जातियों का जो अभी भी हम लोग कुछ लोगों की का मानना है कि संविधान में भी जो है उन्होंने डिवाइड किया है, जातियों को बढ़ावा दिया है। तो ये एक बात मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगी कि हम लोग एक चीज, अगर 10 लोग होते हैं तो वो 10 लोगों का अलग अलग जो है माइंड होता है, अपना सोचने का तरीका होता है, ठीक है। वही चीज हम उस एक बात को जो है अच्छे तरीके से सोचते हैं और वही बात दूसरा इंसान उसको दूसरे तरीके से, गलत तरीके से सोचता है। तो बाबा साहब ने जो है जातियों को खत्म करके केवल उन्होंने अनुसूचियों में, संवैधानिक अनुसूचियों में डिवाइड किया था जातियों को, ना कि उन्होंने जातियां जो है स्पष्ट की थी। उन्होंने अनुसूचियों में डिवाइड करके और उनके उत्थान के लिए जो क्या कहते हैं आरक्षण का वो दिया था, वो अनुसूचियों के तहत ही जो है दिया था, क्योंकि उस समय क्या था कि हमारे जो देश की जनसंख्या थी, जो दलितों की और जो अस्पृश्य लोगों की कंडीशन थी, उसके हिसाब से उन्होंने जनसंख्या के काउंटिंग भी करवाई थी, उस हिसाब से उन्होंने अनुसूचियों में उनको डिवाइड किया था। तो मैं ये कहूंगी कि वहां पे जातियों को जो है बढ़ावा देने का तो कोई उद्देश्य नहीं था, लेकिन आज का जो शासन है या जिस तरीके से जो है लोग बैठे हुए हैं, संविधान तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो चलाने वाले लोग अपने नजरिए से चला रहे हैं या किस तरीके से देख रहे हैं, कैसे लागू कर रहे हैं, तो वो इस चीज पे डिपेंड करता है। संविधान कभी गलत नहीं था, और अगर देखा जाए तो गलत हाथों में तो वो पूरी तरीके से गलत है। तो और ज्यादा मैं सर नहीं कुछ कहना चाहूंगी। धन्यवाद सर। इस पर मैं कुछ कहना चाहूंगा, क्योंकि जिस ढंग से बाबा साहब ने SC ST OBC का जो क्राइटेरिया जो बांटा, उसमें आपने कहा कि जो ये अनुसूची के तहत में विभिन्न हजारों जातियों में लोग बटे हुए थे, उनकी आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था को देखते हुए उन्होंने इन कैटेगरियों में बांटा और जातियों को तोड़ करके उन्होंने एक सूची बनाई, ताकि उनको गैर बराबरी जो व्यवस्था थी उसमें समानता लाई जा सके। ये संवैधानिक प्रावधान के तहत किया गया, लेकिन लोग यही एक सोच गलत है कि जो सामान्य वर्ग के लोगों की सोच है उसी अनुरूप में आज इस बात को फैलाया जाता है कि बाबा साहब ने संविधान में जातिवाद को बढ़ावा दिए, जबकि ये बातें, ये धारणा बिल्कुल गलत है। मेरे हिसाब से मैं इस पर अगला राय जो है धनी प्रसाद से ही चाहूंगा कि इस पर भी थोड़ी और फोकस डालें, क्योंकि तमाम जो विद्वान है या पढ़े लिखे जो लोग हैं वो आज यही बात कह रहे हैं कि संविधान बनने के बावजूद भी ये जातिवाद खत्म क्यों नहीं हो रहा है।
ये धन्यवाद जी। ये सर देखिए, फिर वही बातें हमारे बाद में आ जाती है, खत्म जाति खत्म करना नहीं चाहते। अगर जाति खत्म कौन करता है? जो सबल होता है पहले उसको चाहिए ना इस पर करना। लेकिन हमारे देश में जैसी व्यवस्था है, तंत्र है, वो खुद इस जाति व्यवस्था को बना करके ये शोषण करना चाहता है। तो हमें आपस में बैठ करके पहले हम जो लोग हैं इसको बैठ करके निश्चित करें कि हम आपस में इसको कैसे निपटें। जब तक हम उसकी व्यवस्था में नहीं आएंगे तब तक हम जाति व्यवस्था को दूर नहीं कर सकते। शासक वर्ग है, हावी है, झूठ रेप हर चीज की चाल चल रहा है, हर उसके पास है, माफिया है, मनी है और मीडिया है, उसके द्वारा वो इस समाज को पूरा चंगुल में फंसा के रखा है। तो जो हमारे संविधान के चीजें हैं वो अगर वो इम्प्लीमेंट नहीं करेगा, क्योंकि शासक वर्ग ही इम्प्लीमेंट करेगा। जब तक आप उस व्यवस्था में नहीं आएंगे तो वो संविधान में कोई जाति व्यवस्था नहीं है। संविधान में कोई भी जाति का ऐसा चीज नहीं बीज बोया गया कि जाति को बढ़ावा मिले, बशर्ते उसको गहराई से हम अध्ययन नहीं करते, गहराई से उसको चिंतन नहीं करते। बाबा साहब ने तो स्पष्ट उसमें लिखा भी है कई चीजें, जो चीज हैं बार बार ये चीजें आ रही हैं, लेकिन आज भी देख लो आप, कहीं चला दे रहे हैं, रोज 2-2 4-4 घटनाएं घट रही हैं रोज डेली। तो हम घटाने की बात करते हैं, हम भाईचारा की बात करते हैं, मानवता की बात करते हैं, और आज अगला जो शासक वर्ग है उसके जो समर्थक है इसको नकार रहा है। तो संविधान में जो संविधान है, हमारा संविधान राइट देता है, हमारा संविधान सभी को हर तरह की सुविधाएं देता है, बशर्ते जो इम्प्लीमेंट करने वाले शासक वर्ग हैं वो कैसे हैं, उनके चरित्र पर निर्भर करता है कि वो संविधान को किस तरह देखते हैं। यही है। हाँ जी, धन्यवाद। जिस दिन से बाबा साहब ने प्रकृति के सभी चीजों के पर, जो आग है, पानी है, हवा है, इन सभी चीजों को जो प्राकृतिक रूप से आदमी के जीवन में जो उपयोग की चीज है उसको उन्होंने संविधान में एक अधिकार जो दिया, क्योंकि बाबा साहब खुद भी अपने जीवन में स्कूल से दूर रह करके पढ़ते थे, उनको पानी पीने का अधिकार नहीं था। लेकिन आजादी के 75 सालों बाद भी एक 9 साल के मासूम बच्चे को, जिनको मालूम भी नहीं है कि जातिवाद क्या होता है, घड़े का पानी को छूने को लेकर उनको पीट पीट करके मार डाला गया। ये घटना जालोर की है, अभी देशव्यापी आंदोलन और धरना इस पे चल रहा है। ये भी एक ज्वलंत उदाहरण है आज के इस महत्वपूर्ण परिचर्चा पर। तो जिस ढंग से ये जो घटनाएं लगातार घट रही है, तो इसको लेकर के जितने भी भारत की जो बहुसंख्यक मूल निवासी जो हम कहते हैं अपने शब्दों में, तो वो लोग जब एक नहीं होंगे तब तक, मतलब ऐसे जो संविधान को तहस नहस करके जो चलाने वाले लोग हैं, उसको बाबा साहब ने कहा भी था कि संविधान कितना भी अच्छा हो, लेकिन उसके चलाने वाले जो लोग हैं जिनकी नीति और नियत ठीक नहीं है, तो संविधान गलत साबित होगा, और जिसकी नीति और नियत सही होगी तो संविधान भी सच्चा और सही साबित होगा। वही आज की हालात है। तो मैं आज की इस वार्ता पर मैं संक्षिप्त में आज की इस परिचर्चा पर जसवीर भाटिया और कृपाल सिंह साहब से चाहूंगा कि संक्षिप्त में आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा पर बातें बहुत हो गई है विस्तार से। तो हमने आज जो विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम टू राइट पर हम बात कर रहे हैं, तो इस पर मैं भाटिया साहब से चाहूंगा कि संक्षिप्त में आज की इस परिचर्चा पर अपने विचार दें और हम आज के इस कार्यक्रम को समाप्ति की ओर ले जाएंगे। धन्यवाद। साहब मानंद की तरफ को भी धन्यवाद देते हैं जो आपने समय दिया है। मैंने ये कभी नहीं कहा कि संविधान जो है जातिवाद को बढ़ावा दे रहा है। मैंने इतना ही कहा था कि कानूनी तरह से इसको मान्यता दे दी गई है, जो हमेशा सदियों से था, चाहे उसकी क्लासिफिकेशन की गई हो। अब जो शेड्यूल्ड कास्ट हैं वो कौन लोग? वही तो हैं जो पहले छोटी जातियों में गिने जाते थे। किसी ब्राह्मण को इंक्लूड किया क्या किसी छोटी जातियों में? क्या ब्राह्मण को एससी या ओबीसी एसटी कहा उन्होंने? कहीं क्या सभी के सभी सारे अमीर हैं क्या? मैंने सिर्फ मान्यता का शब्द यूज किया है, और वो भी बात आपकी बहुत सच ठीक है। इसको सिर्फ 10 साल तक का समय था और 10 साल के बाद इसको खत्म करना चाहिए था, वो नहीं हुआ। ये आपकी बात एकदम सच है और यही होना चाहिए।
तो मेरा कहने का भाव इतना ही था कि इस जो क्लासिफिकेशन भी है, सभी भारतीयों को माने एक समान माना जाए और सबको बराबर अधिकार दिए जाए शिक्षा के लिए। दूसरे जो भी समाज के तरीके हैं, नौकरियां हो, पढ़ाई हो, कुछ भी हो, सबको माने बराबर होना चाहिए। और ये जो क्लासिफिकेशन भी है, 75 साल हो गए, इसको खत्म होना चाहिए। मेरा यही भाव था। मैंने ये कभी नहीं कहा कि आप जो संविधान है वो बढ़ावा दे रहा है, ना कभी बाबा साहब की ऐसी कोई इंटेंशन थी। वो बहुत महान पुरुष थे और उन्होंने जो भी किया समाज की भलाई के लिए किया है, लेकिन उसका पालन नहीं हुआ। ये बात आप भी कह रहे हैं, बहन जी ने भी कहा, भाई सब लोग कह रहे हैं। तो यही बात कहूंगा, संगठित का मतलब है आपने समाज को जागृत करिए कि आपके अधिकार क्या हैं, और असल में जो जैसा संविधान के साथ होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है, तो उसका क्या समाधान। इतनी बात। धन्यवाद जी, बहुत शुक्रिया जसबीर भाटिया साहब। पूजा कमल जी कुछ कहना चाहेंगे लास्ट कमेंट में? बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, और जो भी आज बातें हुई हैं संवैधानिक तौर पे, तो बहुत ही अच्छे विचार दिए गए हैं। और मैं इन सब चीजों का समर्थन करती हूँ कि जो भी आज परिचर्चा हुई है और वो बहुत अच्छी थी। और बाबा साहब ने कभी भी किसी भी इंसान के प्रति भेदभाव रख के कोई काम नहीं किया है। ज्यादातर लोग जो है, ये भी लोगों की धारणा है कि स्पेशली बाबा साहब ने एक कास्ट विशेष का ज्यादा नाम लिया जाता है कि उन्होंने जो है ज्यादातर यही कहावत हो गई है कि नहीं, उन्होंने चमारों को बढ़ावा दिया है। लेकिन अगर हकीकत में जो संविधान का अध्ययन करें तो उसमें पर्टिकुलर किसी वर्ग विशेष के लिए उन्होंने कोई स्पेशली काम नहीं किया। उसमें जो है हर इंसान को बराबरी का हक, अधिकार और समानता की बात कही है। और इसलिए जो है मैं यही कहूंगी कि उन चीजों का आज के जो दौर में है, जो आज की क्या कहते हैं शासन व्यवस्था है, और उस व्यवस्था के तहत वो संविधान जो है आज गलत साबित हो रहा है। वही जो है कहावत साबित हो रही है कि संविधान जब गलत हाथों में पहुंचेगा तो ये बहुत ही गलत होगा। तो आज जो हमारे फंडामेंटल राइट्स तक जो है खत्म हो रहे हैं, तो उसकी यही वजह है। और वो इसी तरीके से जो है लोगों के समक्ष उसकी गलत धारणा बन रही है। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर सभी लोगों को। बहुत शुक्रिया पूजा कमल जी। मैं इस पर यही कहना चाहूंगा, कुछ अपनी बात भी जोड़ना चाहूंगा इस पर, कि जिस ढंग से भारतीय संविधान के प्रति लोगों की धारणाएं विभिन्न हो सकती है और इस पर मत मतांतर हो सकते हैं, इसीलिए हम लोगों ने ये भारत की प्रस्तावना प्रीएम्बल पर हम विस्तार से चर्चा कर रहे हैं, ताकि लोगों को इसमें जानकारी हो और बहुत सारी बातें छन के आए और विस्तार से हमारे जो लोग हैं उनको इसके बारे में हमारे अनुभवी व्यक्तियों के विचारों से वो अवगत हो सके और इसका हमारे लोगों को लाभ हो सके। और संविधान के प्रति जो तरह तरह की भ्रांतियां हैं या तरह तरह की जो धारणाएं बन रही है, उस पर लोगों की आंखें खुले। इसी चर्चा को मैं लास्ट में समाप्त करने से पहले धनी प्रसाद जी से चाहूंगा कि लास्ट कमेंट के रूप में धनी प्रसाद जी आज की इस सारगर्भित वार्ता को लेकर अपनी सारांश में अपने विचार व्यक्त करें, उसके बाद हम आज के इस कार्यक्रम को समापन करेंगे। जी धनी प्रसाद। धन्यवाद जी। हमारे माननीय भाटिया साहब ने जो बातें कही है वो सही है। बाबा साहब के सभी समाज के लिए काम किया है, न कि किसी वर्ग विशेष के लिए काम किया है। और पूजा कमल ने भी बहुत बढ़िया बात की है। और बाबा साहब ने सभी देशवासियों के उत्थान के लिए काम किया। जो निचले स्तर पर आदमी थे उसको उठाने के लिए काम किया, कि ताकि वो संविधान में ऐसी व्यवस्था दी जाए कि उसको ऊपर उठाया जा सके। क्योंकि अगर व्यवस्था नहीं दी जाती तो इस समाज के इतने लोग गलत रास्ते चुनते हैं कि उनको वहीं ले जाकर ढकेल देते। संविधान के बावजूद भी आज उसको इम्प्लीमेंट होने नहीं देना चाहते। बाबा साहब इस बात को जानते थे कि जिस समाज के लोग, जो लोग इस देश के निचले पायदान पर बैठे हैं, उनको किस तरह से
बराबरी या समाज में स्थान सम्मानित लाया जाए, उनकी यही विचारधारा थी। और ये जी। नहीं है कि कोई किसी व्यक्ति विशेष के लिए थी, और हमारे आदरणीय हैं, पूजनीय हैं और हमारे मार्गदर्शक हैं। बाबा साहेब ने इस देश के लिए, इस समाज के लिए अपना जीवन कुर्बान दिया। ऐसे महान पुरुषों को सैल्यूट करता हूँ। जय भीम। हाँ साहब। जी जी, बहुत शुक्रिया आज के सभी मेहमानों का कि जो उन्होंने आज के विचार संविधान की मूल प्रस्तावना के संदर्भ में आज का जो हमारा विषय था वो फ्रीडम टू राइट है, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। इस पर हम लोगों ने आज विस्तार से चर्चा की। मुझे लगता है सभी मेहमानों के इस विचार को लेकर लोगों की राय और कमेंट हमारे पास भी आएंगे। तो मैं आज के इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने से पहले जसबीर भाटिया साहब का, कृपाल सिंह साहब का, पूजा कमल जी का, धनी प्रसाद निषाद जी का मैं स्पेशल धन्यवाद करता हूं, और आज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृपाल सिंह मेघराज जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने आज के इस वेबिनार को आयोजन के लिए हमें समय निर्धारित किया। बहुत शुक्रिया। जय भीम, जोहार, सत श्री अकाल। जय भीम।